तो हाँ बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी। और हिंदी हम आपको विशेषकर आरओ एआरओ की परीक्षा को ध्यान में रखकर पढ़ाएंगे। आज आरओ एआरओ में हिंदी का जो रोल है वो 60 मार्क्स का है, यानी 60 नंबर आएंगे और उसमें भी 6 टॉपिक्स होंगे हिंदी के। सबसे पहले हम बात करें तो पर्यायवाची। क्या बात करेंगे हम? पर्यायवाची। पर्यायवाची 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद तत्सम एंड तद्भव। क्या होगा? तद्भव 10 क्वेश्चन इसके होंगे। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक शब्द, ये भी 10 क्वेश्चन होंगे। फिर आएगा आपके पास एक और टॉपिक वाक्य शुद्धि, ये भी 10 नंबर का होगा। उसके बाद आपके पास टॉपिक आएगा विलोम, आगे पीछे हो सकते हैं विलोम, ये भी 10। इस प्रकार से हमारे पास कितने टॉपिक हो गए? 5। अगला टॉपिक हमारे पास होगा पर्यायवाची, तत्सम तत्सम, अनेक शब्दों के लिए वाक्य शुद्धि, विलोम और एक टॉपिक और है, वो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। इस प्रकार से हमें 60 मार्क्स का ये तैयार करना है। अब आरओ एआरओ में 6 टॉपिक्स हैं, 10 क्वेश्चन यानी 60 और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इस परीक्षा में जो हिंदी का जो रोल है वो विशेष है। विशेष तरीके से हम प्री की बात न करें, मेंस एग्जाम होगा, उसमें भी हिंदी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। वो कैसे कि उधर भी हमारे पास निबंध होंगे, 3 निबंध लिखे जाएंगे और लेटर लिखे जाएंगे, पत्र जो बोल रहे हैं हम, एटसेट्रा। इस प्रकार से फिलहाल बात करते हैं हम अपने टॉपिक पर, पढ़ाना क्या है हमें और क्या पढ़ना है आपको। अब मैंने सबसे पहले एक टॉपिक बोला है कि आपके पास जो वाक्य शुद्धि है, पहले तो मैं आपको एक बात से अवगत करा दूं कि ये 6 टॉपिक नहीं है आरओ एआरओ में। अगर हम बात करें, इनको गहराई से सोचें तो वाक्य शुद्धि ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरा हिंदी समाहित हो सकता है। क्यों समाहित हो सकता है? कि इसमें हमें संज्ञा की भी जानकारी होनी चाहिए, सर्वनाम की भी जानकारी होनी चाहिए, शब्दों की शुद्धियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्रिया विशेषण जो भी है, सब कुछ इस चैप्टर में सब कुछ आ सकता है। पर्यायवाची भी इसमें यूज हो सकते हैं। इस प्रकार से बेशक हमारे पास टॉपिक दिए हुए हैं 6, लेकिन हिंदी को हमें 2-4 टॉपिक इसमें फालतू पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आज मैं जो प्रारंभ करूंगा वो शुरुआत से प्रारंभ करूंगा, क्योंकि यहां से भी एक प्रश्न बनने की संभावना है और बना भी है प्रश्न। हिंदी एक भाषा है। सबसे पहले तो ध्यान देना है कि क्या है? हिंदी एक भाषा है। इंग्लिश में अगर कोई जाने तो क्या कहेंगे? लैंग्वेज। हमारे पास बहुत सारी भाषाएं, लेकिन उसमें से एक हिंदी भी एक लैंग्वेज है। जैसे अंग्रेजी है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, मराठी है, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। और बात करें हम किसकी बात कर रहे हैं? भाषा। और भाषा शब्द जो है जानना होगा आपको, भास धातु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? भास धातु से। भास धातु में आ प्रत्यय जोड़ने पर, आ क्या जोड़ना है आपको? प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनकर तैयार हो जाता है भाषा। अब बात आती है कि भाषा कहते किसे हैं। यहीं पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि भाषा है क्या। भाषा
अभिव्यक्ति का एक समर्थ साधन है। किसका है? अभिव्यक्ति का एक समर्थ साधन है, साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को किसी सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रकट करता है और उससे शब्दों आप उसके विचारों को भी आदान प्रदान करता है। अगर हम और शॉर्ट में बात करें तो इसकी परिभाषा और भी हो सकती है। भागते इत भाषा, भागते इस इत भाषा, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ मिलेगा आपको जो बोला जाए। क्या मतलब है? जो बोला जाए वो सब भाषा है, यानी जो सब बोला जाए, प्रकृति में जो भी बोल रहे हैं हम, वो सब भाषा है। और बिना भाषा के व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण को नहीं कर सकता। अब संप्रेषण के लिए हमें टू वे प्रोसेस की आवश्यकता है। टू वे प्रोसेस का मतलब यह कि एक व्यक्ति इधर होगा तो एक सामने वाला भी व्यक्ति होना चाहिए। इस प्रकार से आदान प्रदान होगा उन दोनों में। भाषा अभिव्यक्ति का एक समर्थ साधन है। अभिव्यक्ति मीन्स कम्युनिकेशन, क्या समझ सकते हैं? यानी दूसरे शब्दों में कहें तो हम संप्रेषण, कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध तरीके से संप्रेषण, या संचार भी कह सकते हैं, लेकिन संचार टेक्नोलॉजी में आ जाता है। अब ये इतनी जो भाषा है, जो हमने डेफिनेशन बताई है, ये डेफिनेशन बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? कि भाषा की जो परिभाषा अभी कभी आपसे पूछी जाए तो आप बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा बताते हैं, लेकिन इंटरव्यू लेवल पर अगर आप इस तरीके का भाषा का डेफिनेशन का प्रयोग करते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। क्यों? कि इंटरव्यू में एक छोटी सी समाहित परिभाषा पूछी जाती है, वही बतानी होती है। बहुत लंबा चौड़ा कोई कथन नहीं कहना पड़ता वहां पर। ये तो रही सामान्य बातें आपके पास। अब भाषा आप जान गए होंगे क्या मतलब भाषा का। अब हिंदी के बारे में हम और कुछ बातें करेंगे। अब हिंदी का हम विकास देखेंगे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। विकास यानी इसके विकास की यात्रा क्या है, इसके विकास की यात्रा क्या है, यात्रा क्या है। क्योंकि ये सबसे पहली भाषा तो है नहीं, ये भाषा संस्कृत से जन्मी हुई भाषा है, और कहें तो हमारे पास जितनी भी भाषाएं हैं वो संस्कृत से ही पैदा हुई हैं, यानी उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए तो संस्कृत को क्या कह रहे हैं आज? आदि जननी। आदि का मतलब होता है हिंदी में प्रारंभ। आदि का मतलब क्या है? प्रारंभ, यानी जिससे सब भाषाओं का प्रारंभ हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वो भाषा हमारे पास मौजूद है संस्कृत। हिंदी का विकास अगर क्रमानुसार देखें तो सबसे पहले जो हमें प्राप्त भाषा मिली वो संस्कृत। संस्कृत के बाद हमारे पास पाली, पाली के बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद हमारे पास भाषा मिली हमारी प्यारी सी हिंदी। क्या मिली हमारे पास? प्यारी सी हिंदी। बहुत से लोग इसको मानक हिंदी भी कह रहे हैं, मानक हिंदी, ठीक है। और तरीके से भी कह सकते हैं प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, और वर्तमान हिंदी का स्वरूप या रूप क्या है। ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, लेकिन यहां से समझना है प्रश्न कैसे पूछा गया। पिछली बार आरओ में तत्सम तद्भव में टॉपिक में यह क्वेश्चन आ चुका है, अभी जो एग्जाम कैंसिल हुआ है। अब प्रश्न का नेचर क्या था समझना। अभी संस्कृत जो है दो प्रकार से बताई गई है। एक बताई गई है वैदिक संस्कृत, और एक है लौकिक संस्कृत।
लौकिक संस्कृत। वैदिक जो संस्कृत में बात कर रहा हूं वो संस्कृत ऋग्वेद जो रचा हुआ है, ऋग्वेद जो लिखा हुआ है, हमारा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद जो लिखा हुआ है वो इस वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। किसमें? वैदिक संस्कृत में। इसे वेदों का वेद भी कहते हैं, वेदों का वेद भी कहते हैं। वेरी गुड, आपने ये प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी वेदों का वेद कहते हैं क्योंकि सबसे पहला वेद है। जिस प्रकार से संस्कृत को कह रहे हैं सभी की जननी, तो कह सकते हैं वेदों का वेद इसे कह सकते हैं। हमारे पास 4 वेद हैं, उनमें सबसे पहला जिसका प्रारंभ हुआ है वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, प्राचीन वेद। ये वेद जो है सबसे पहले संस्कृत भाषा में लिखा गया, वो भी किस भाषा में? वैदिक संस्कृत में। किसमें? वैदिक संस्कृत में। अब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई। एक रूल और ध्यान रखना है आपको, क्रम जो मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास सबसे पहले प्राप्त हुए वेद। क्या प्राप्त हुए? वेद। वेद के बाद हमारे पास प्राप्त हुए ब्राह्मण। क्या ध्यान रखना है आपको? देखो यहां से प्रश्न पूछा गया है यूपीपी में। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इनका क्रम बहुत जरूरी है बच्चों। इनका क्रम सेट करने के लिए आता है। कभी तो उपनिषद को पहले लगा देगा, कभी क्या लगा देगा? आरण्यक को पहले लगा देगा, कभी ब्राह्मण को, यानी अपसेट कर देगा इनको। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि जब हम कह रहे हैं कि वेदों का वेद कह रहे हैं तो सबसे पहले नंबर पर तो वेद आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है, उसके बाद आएगा ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद। वेद हमारे पास 4 हैं और उपनिषद हमारे पास कितने हैं? 118 है। कितने? नहीं, ठीक है, 18 है उपनिषद। वो बात बाद की है, लेकिन ये क्रम बहुत ध्यान रखना है आपको। कौन सा? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब चलते हैं यहां पर वैदिक संस्कृत। क्या बोल रहा हूं मैं? वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद लिखा हुआ है। संस्कृत को हम अन्य नाम भी दिए गए। कैसे? इसको देववाणी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? देववाणी, देवों की वाणी। इसको हम शुद्ध भाषा भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे शुद्ध भाषा है, सबसे पहली भाषा है, शुद्ध भाषा है। इसको कहीं कहीं पे वैज्ञानिक भाषा भी कहा गया है, ठीक है। बहुत सारे नाम है इसके। अब आते हैं हम लौकिक संस्कृत पर। लौकिक संस्कृत की बात करें तो इसमें सबसे पहले लिखा गया है रामायण। क्या लिखा गया? रामायण। वाल्मीकि द्वारा रचित है रामायण। पूछा जा सकता है रामायण लिखा गया है, संस्कृत तो पता है, लेकिन इस तरीके से पूछता है तो क्या बताना है? वैदिक संस्कृत नहीं, लौकिक संस्कृत में वाल्मीकि ने रामायण को रचा है, यानी रचना की उसकी। और इनको आदि कवि भी कहते हैं भाई साहब। इनको क्या कहते हैं? आदि कवि। फिर बात वही आ गई, आदि माने प्रारंभ में सबसे पहले जो कवि बने वो कौन है? वाल्मीकि हैं, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर गौर से देखो, वैदिक संस्कृत जो ऋग्वेद लिखा हुआ है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन संस्कृत का भी रूप है। क्या? वैदिक संस्कृत। अगर हम बात करें कि रामायण किसमें लिखा हुआ है तो सबसे पहले संस्कृत में। और संस्कृत में भी जो रूप है उनमें कौन से? न तो वैदिक में तो किसमें? लौकिक संस्कृत में लिखी हुई है रामायण। और इसीलिए इन्हें कह रहे हैं हम आदि कवि। सबसे पहले, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आदि का विलोम क्या होता है? कोई बता सकता है? बताइए, आदि का विलोम? आदि का विलोम होता है अंत। आदि माने प्रारंभ, तो अंत, ठीक है। यह भी पूछा जा सकता है, आरओ के एग्जाम में विलोम भी है 10 क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं हम
पाली जो भाषा थी वो बौद्ध काल की भाषा थी, बौद्ध काल की। ये वैदिक काल की भाषा थी। और ये भाषा जो थी वो जैन धर्म काल की थी, जैन काल की, या जैन धर्म भी कहते हैं, जैन काल। ठीक। कभी कभी जीएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम्स में, सिंपल, कि बौद्ध काल की भाषा क्या थी। सरल क्वेश्चन होते हुए भी व्यक्ति ये सोचता है कि इन दोनों में कंफ्यूज होता है। क्या होता है कि प्राकृत लगाए कि पाली लगाए, वहां कंफ्यूज होता है एग्जाम हॉल में। तो इसलिए बौद्ध काल की भाषा को ध्यान रखना है पाली, और जैन काल की जो भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत थी। अब आते हैं हमारा जो काम बनेगा एग्जाम में आने लायक प्रश्न, यहां से बनेगा। आरओ के एग्जाम में प्रश्न यहां से बन सकता है। कैसे बनेगा वो प्रश्न, देखो हमारे पास अपभ्रंश मिलेंगे। कितने अपभ्रंश हैं तो बताना, आपको बताना होगा कि अपभ्रंश कितने, 3 अपभ्रंश है। सबसे पहला अपभ्रंश मिलेगा आपको सौर सैनी अपभ्रंश। क्या मिलेगा, सौर सैनी अपभ्रंश। फिर मिलेगा आपको अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश। और एक लास्ट और मिलेगा आपको मागधी अपभ्रंश। मागधी गाग मागधी अपभ्रंश। ठीक है भाई। तो हिंदी में सबसे पहली बात पूछी जा सकती है कि हिंदी में जो अपभ्रंश हैं वो कितने हैं, संख्या में बताया नहीं है आपको, 3। और कौन कौन से, सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। ठीक। लेकिन इनकी उपभाषाएं और ध्यान रखनी है आपको। उपभाषा, हर एक की उपभाषा भी है। क्या है, उपमाने, उपभाषा। उपमाने छोटा होता है, उपभाषा। इसकी जो उपभाषा है वो 3 है, इसकी 1 है और इसकी भी 1 है। क्या, इसकी भी 1 है। इसकी कौन सी है, सबसे पहली पश्चिमी हिंदी, फिर दूसरा है राजस्थानी हिंदी, फिर है हमारे पास पहाड़ी हिंदी। ये जो मैं बता रहा हूं यहां से, अब तक पीछे जो मैंने बताया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट है। एसआई, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, आरओ एग्जाम के लिए तो मैं बताऊंगा कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। अभी बात नहीं आई आरओ वाली बात। अब देखो, सौर सैनी अपभ्रंश के कितनी उपभाषाएं तो आपको बतानी है। फिर इसकी 3 भाषाएं, उपभाषाएं। पश्चिमी हिंदी नंबर 1, नंबर 2 राजस्थानी हिंदी, नंबर 3 पहाड़ी हिंदी। ठीक। अब यहां पर जगह नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले बोला है मैंने पश्चिमी हिंदी। क्या बोला है, पश्चिमी हिंदी नंबर 1। नंबर 2 बोला था मैंने राजस्थानी हिंदी। नंबर 3 बोला था मैंने पहाड़ी हिंदी। ठीक। अब इनकी बोलियां हैं, देखो वो क्या थी, ये मैंने बताया जो उपभाषाएं हैं, ये सब 3 उपभाषाएं, 1, 2 और 3। किसकी, सौर सैनी अपभ्रंश की। अब इसकी खुद की जो उपभाषा है वो बतानी है। अब उपभाषा कौन कौन सी है, नंबर 1 6 उपभाषाएं मिलेंगी इसमें, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहली जो भाषा मिलेगी इसमें मिलेगी ब्रज भाषा, फिर मिलेगी इसमें कन्नौजी। क्या मिलेगी,
कन्नौजी। फिर मिलेगी आपको इसमें एक और भाषा बुंदेली। ठीक है जी। फिर मिलेगी आपको एक इसमें कोरवी भाषा, कोकी लिख दोगे आप तो कोरवी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? कोरवी। इसकी स्पीड बहुत है भाई। कोरवी। और फिर बोलेंगे आपको बांगरू। और फिर बोलेंगे आप दक्षिणी। ये भाषा मेरठ साइड की है। बांगरू हरियाणवी है। क्या है? हरियाणवी। और कोरवी को कहते हैं खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। अब देखो याद क्या करना है इसमें, पश्चिमी हिंदी की भाषाएं। सौर सैनी अपभ्रंश में 3 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की 3 उपबोली हैं, बोली हैं। क्या है? बोली। ध्यान रखना है कितनी बोली हैं पश्चिमी हिंदी में? 1 2 3 4 5 और 6। पूछा जा सकता है प्रश्न कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो आंसर देना है हमें 6। वो कौन कौन सी हैं? कभी कभी दे सकता है कि इनमें से। प्रश्न कैसे बनाएगा देखो, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन क्या देगा? नंबर 1 पहले पे दे दिया मान लो ब्रजभाषा, नंबर बी पे दे दिया कोरवी, सी पे दे दिया बुंदेली, और यहां दे दिया साहब अवधी। क्या दे दिया? अवधी। अब देखो इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है? तो देखो ब्रजभाषा है, कोरवी है, कोरवी मैंने लिखाया है, इसको ही खड़ी बोली कह रहे हैं। बुंदेली लिखाया है, बुंदेली कह रहे हैं, लेकिन अवधी नहीं। इस प्रकार का प्रश्न होगा आपके पास। अब राजस्थानी हिंदी में आपको देखना है, राजस्थानी हिंदी में भी आपको मिलेंगी 4 भाषाएं, उपभाषाएं, और बोली होंगी इसकी कितनी? 4 बोली होंगी। 1 2 3 और 4। सबसे पहले ले लेते मेवाती, मारवाड़ी और मालावी, और एक और है जयपुरी। इसको ही कहते हैं दूसरा नाम डोढ़ाड़ी। ये नाम बहुत ध्यान रखना है, डोढ़ाड़ी। पूछता है कि डोढ़ाड़ी का दूसरा नाम क्या है, तो जयपुरी। 4 भाषाएं। राजस्थानी हिंदी की कौन सी है? मेवाती, मारवाड़ी, मालावी और जयपुरी। ठीक है। अब आते हैं हम इसकी 2 बोलियां हैं। इसकी कौन कौन सी है? इसकी सबसे पहली तो है कुमायूनी। कुमायूनी। नंबर 2 किसी को पता है भाई? पहाड़ी क्षेत्र कुमायूनी। एक और है गढ़वाली। आया ध्यान कुछ? गढ़वाली। तो अपभ्रंश में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, मैं यहां तक क्यों लेके जा रहा हूं, आरओ एरो वाले विशेषकर ध्यान रखें कि हमें यहां से काम है हमारा। प्रश्न जो आया था स्ट्रक्चर समझना, ये वाली बात देखो कैसे पूछेगा वो प्रश्न को। प्रश्न पूछेगा जैसे मैंने कहा है, सबसे पहले हमें मिली संस्कृत। क्या मिली? संस्कृत। कलर नहीं आ रहा होगा समझ में? चलो दूसरा ले लेते हैं कलर। सबसे पहली भाषा मिली हमें संस्कृत, फिर मिली हमें पाली, फिर मिली हमें प्राकृत, फिर क्या मिला हमें? अपभ्रंश। और अपभ्रंश में भी सबसे पहला अपभ्रंश सौर सैनी अपभ्रंश। और सौर सैनी अपभ्रंश में भी क्या मिला है हमें? फिर पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में भी हमें कहां पहुंचना है? कोरवी पे। कोरवी।
कौरवी, और इसी को कह रहे हैं हम खड़ी बोली। और इसी के बाद आ गई हमारे पास हमारी हिंदी। हिंदी का विकास इस प्रकार से हुआ है, यह क्रम बहुत जरूरी है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश में भी कौन सी? सौरसेनी अपभ्रंश। और सौरसेनी अपभ्रंश में भी कौन सी उपभाषा? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में भी कौन सी बोली? कौरवी। और फिर मिल गई हमें हिंदी। एक बार प्रश्न पूछा भी गया है किसी एग्जाम में कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो हमें जवाब देना है कौरवी या खड़ी बोली। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं। अब मजेदार बात यह है कि जो भाषा कभी भाषा हुआ करती थी वो आज बोली बन चुकी है। जो ब्रज भाषा दिख रही है, इसमें क्या लगा हुआ? भाषा, लेकिन है क्या? ये बोली है। भाषा क्या बन चुकी है यहाँ पे? बोली। और जो हमारे पास खड़ी बोली कभी बोली हुआ करती थी, वो आज हमारे पास क्या बन गई है? हिंदी एक भाषा के रूप में। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कभी भाषा हुआ करती थी वो आज बोली बन चुकी है, और जो कभी बोली हुआ करती थी वही आज हमारे पास हिंदी बनकर आई। हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? कोई पूछे तो खड़ी बोली। खड़ी बोली ने बोलकर दूसरा नाम क्या बोलेंगे? कौरवी हिंदी। ठीक है भाई, किसी को डाउट? अब आगे चलते हैं। हमने जो अपभ्रंश बताए थे, अभी बताया मैंने एक अपभ्रंश। पहला सौरसेनी अपभ्रंश क्लियर किया है मैंने। सौरसेनी अपभ्रंश। अब हम क्लियर करेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। कोई ज्योग्राफी में पढ़ता होगा तो भ्रंश जानता भी होगा। भ्रंश माने होती है दरार, और यहां पे भी एक प्रकार की दरार है। कैसे? कि हमारे पास संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। संस्कृत सबसे शुद्ध भाषा होने के बाद थोड़ा सा इसका रूप बिगड़ा, यानी भ्रंश पड़ा इसमें, यानी बदलाव आया। और इसके बाद फिर बदलाव आया, यानी इसका बदले हुए रूप है। संस्कृत के बदले हुए रूप पूछे जाए तो क्या बताएं? संस्कृत का सबसे पहले बदला हुआ रूप है पाली। पाली के बाद है प्राकृत, प्राकृत के बाद है अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट भी है। ठीक है भाई। अब इसकी भी हमें देखनी है भाषा और बोलियां। इसकी उपभाषा देखनी है। अब इसकी उपभाषाएं कितनी है? इसकी सबसे पहली उपभाषा है पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में भी 1, 2 और 3। किसी को पता है भाई? बता सकता है? एक आध बताओ। तो सबसे पहली देखनी है, अभी मैंने प्रश्न में जो बताया था, अवधि, जो रखा था ऑप्शन, अवधि, छत्तीसगढ़ी, और बता सकते हैं बघेली। ये 3 इसकी क्या है? बोली थी। 3 बोलियां और हमें प्राप्त हुई। इसके बाद हमें मिलेगा एक और अपभ्रंश, वो भी देखना है आपको। ये है हमारा मागधी अपभ्रंश। जा करके देखना, प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना, पुराने पेपर्स लगाना, मिलेंगे प्रश्न इसमें से। इसका भी देखना है हमें। ठीक है। अब इसका क्या देखना है हमें? इसकी जो उपभाषा थी वो बतानी है। उपभाषा, इसकी उपभाषा थी हमारे पास बिहारी हिंदी। ठीक है भाई। और इसमें भी हमें 2-3 भाषाएं मिली। तो बिहारी में हम कह सकते हैं कि तो भोजपुरी मिली होगी हमें,
एक मैथिली मिली होगी हमें, ठीक है, भोजपुरी, मैथिली, और एक भाषा और है बिहार में बोली जाने वाली, मगही। ठीक, मागधी अपभ्रंश में कितनी उपभाषाएं? तो एक उपभाषा बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी की कितनी बोली हैं? तो वो है हमारे पास 3 बोलियां। तो अगर हम बात करें सौर सैनी अपभ्रंश में हमें बोलियां मिली थी 6, और अर्धमागधी में मिल रही हमें कितनी? 3। लेकिन सौर सैनी के टाइप भी तो थे, 6 एक में मिली थी, 3 एक में मिली थी, और 3 एक में मिली थी। कितनी मिली थी? 3 एक में मिली थी। सॉरी, आपको मिली होंगी 2, क्योंकि ये 18 भाषाएं हैं, 18 बोलियां थी, 3। इस प्रकार से 3 और 2 5 और 6 11, और 3 ये वाली, और 3 ये वाली, 3 6 2 8, और कितनी? 10, गिनो, 9 2, और हाँ राजस्थानी में 4 बताई थी ना। हाँ ठीक, वेरी गुड। राजस्थानी में हमने 4 बताई थी। मैं क्लियर ही कर देता हूँ पूरी बात को, जिससे समझ में आए। एक बार में लिखा हुआ था तो समझ में आता है आपको। सौर सैनी में मैंने इस प्रकार से बताई थी। मैंने सबसे पहली बताई थी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में हमने बताई थी 6। फिर बताई थी हमने राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में हमें मिली थी 4। उसके बाद मिली थी हमें पहाड़ी हिंदी में, वो मिली थी हमें 3, और 3 ये मिली हैं, और 3 ये मिली हैं। अब जोड़ सकते हैं आप, 10 3 13, और 3 16, और 3 बताओ। वेरी गुड, 18 भाषाएं मिली हैं टोटल करके। 18 भाषा नहीं, सॉरी, बोलियां पूछी जाएं तो आपको बताना है जी 18 बोलियां हैं। अपभ्रंश बताए जाएं तो 3 हैं, 1 2 और ये 3। उपभाषाएं बताई जाएं तो कितनी है? 1 2 3 4 और जी 5। कौन कौन सी? सौर सैनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, इसकी अर्धमागधी की सिर्फ और सिर्फ पूर्वी हिंदी, और मागधी अपभ्रंश की सिर्फ और सिर्फ बिहारी हिंदी। ठीक है। सौर सैनी अपभ्रंश में मैंने बताई थी 6 भाषा बोलियां, इसकी 4 बोलियां, इसकी 2 बोलियां, कौन सी? कुमायूनी और गढ़वाली, और इसकी 3 और इसकी 3। इस प्रकार से हमारे पास जो बोलियां मिलेंगी वो 18 होंगी, ना कि 17, ना कि 15, ना 19। कितनी बतानी है हमें? 18। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलें उससे पहले हमें ध्यान रखना होगा, मैं कुछ प्रश्न लिखूंगा, उन प्रश्नों पर ध्यान रखना है। प्रश्न लिखिए सब, लिखो। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? प्रश्न होगा एग्जाम में, प्रश्न आने वाली बात। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन 1 ध्यान रखना है, 5 6 7 8। बताइए हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं? अभी बताया था मैंने। तो हिंदी की कुल उपभाषाएं 5 हैं। कैसे? सौर सैनी अपभ्रंश में बताया था मैंने, अपभ्रंश 3 बताए थे, सौर सैनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश। अब सौर सैनी अपभ्रंश में 3 उपभाषाएं बताई थी,
अर्धमागधी में 1 और मागधी में 1, तो 3 और 2 कितनी हो गई? 5 उपभाषाएं। यही प्रश्न दोबारा से घुमाकर पूछा जा सकता है कि हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कुल बोलियां, ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? 17 भी देता है, कभी वो 18 भी देता है, कभी 22 भी रख सकता है और कभी वो 6 भी रख सकता है। कभी कभी न जानकारी में 17 भी लगा देते हैं बच्चे, कभी कभी वहां पहुंच जाते 18वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, लेकिन बोलियों की बात हो रही है। तो हमें पता है, हमने गिना था अभी 18 बोलियां हैं हमारे पास, ठीक है।